नमस्कार, मैं अनुप शर्मा सेवाधाम अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो साथियों, भारत का भूगोल हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो RAS हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, या कोई पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई सा भी एग्जाम हो, भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे बहुत ही बारीकी से, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स के रूप में इसको तैयार करते रहिए। शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल शुरू करने से पहले हम भूगोल के बारे में जान लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। देखिए भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का ओरिजिन है, उद्भव है, वह ग्रीक शब्द से हुआ है। देखिए ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना, ठीक है। तो जियोग्राफी का क्या अर्थ हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। देखो कोई भी विषय हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई साइंस का विषय हो, ठीक है। किसी भी विषय की उत्पत्ति सर्वप्रथम पहले दर्शन के रूप में होती है, ठीक है। जब वह दर्शन या वो विचार प्रमाणिक नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वह दर्शन कहलाता है। और जैसे ही वो प्रमाणिक हो जाता है तो वह एक विषय के रूप में उसका उद्भव हो जाता है। इसी प्रकार जो भूगोल है वो भी सर्वप्रथम एक दर्शन से संबंधित था। जैसे ही उसकी पुष्टि हुई, उसका प्रमाणिक हुआ, तो यह भूगोल के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। आगे देखिए, अब जो इस भूगोल से संबंधित जो सर्वप्रथम विद्वान थे जिन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके तथ्य के रूप में हम देखते हैं। तो पहला है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। देखिए साथियों, हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी, इसकी पुस्तक का नाम है जस पीरियडस। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियडस, ठीक है। इन्होंने यह पुस्तक भूगोल विषय के लिए लिखी, इसीलिए चूंकि इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल विषय के लिए जस पीरियडस नामक पुस्तक लिखी, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है।
ठीक है, हिकेटियस कौन हो गए? भूगोल का जनक, भूगोल का पिता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें नोट करते हुए चले। नेक्स्ट देखिए, दूसरे जो भूगोलवेत्ता हुए वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जो भूगोल के लिए जो शब्द दिया वो तो दिया ज्योग्राफिका। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए कौन सा शब्द दिया? ज्योग्राफिका। ठीक है, इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप इनको नोट्स के रूप में तैयार करते रहिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द दिया, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। उतार लीजिए। तीसरा देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जर्मन भूगोलवेत्ता है, बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी कॉस्मोस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? कॉस्मोस, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिए, ये हम सामान्य भूगोल के रूप में हम इनको देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है। हम इससे जोड़ते हुए हम आएंगे भारत का भूगोल। ठीक है, आप ये मत सोचना कि हम इसको बहुत नॉर्मल रूप से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको मेन पढ़ना है भारत का भूगोल। वो हम किस तरीके से भारत का भूगोल ज्योग्राफी से जुड़ा है, उसके लिए हमने ये इंट्रोडक्शन देखा है। आगे देखिए, अब आती है भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं। ठीक है, तो भूगोल की दो शाखाएं हैं मुख्यतः। भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ठीक है, भूगोल की दो शाखाएं हो गई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता कौन है?
पोलिडोनियस। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस। अब देखिए भौतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के बाहरी व आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत जलवायु, समुद्र, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इत्यादि का अध्ययन हम किस में करते हैं? भौतिक भूगोल में। ठीक है, तो यहां किसका अध्ययन हो गया? भूआकृतियों का। ठीक, जलवायु, समुद्री विज्ञान, ठीक है, इनका अध्ययन हम किस में करते हैं? भौतिक भूगोल में। मानव भूगोल के जनक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजर। ठीक है, मानव भूगोल के जनक कौन हो गए? फ्रेडरिक रेटजर। इन्होंने मानव भूगोल से संबंधित एक पुस्तक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजर, और इसकी पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हो गई। ठीक है, अब हम बात करें कि मानव भूगोल में हम किनका अध्ययन करेंगे? तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम सांस्कृतिक क्रियाकलाप, ठीक है, जनसांख्यिकी, और आर्थिक क्रियाएं। जो मनुष्य के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है उसका अध्ययन भी हम किस में करेंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार भूगोल की दो शाखाएं हो गई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब देखिए, अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को तीन भागों में विभाजित करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल का विभाजन। ठीक है, पहला विश्व का भूगोल, जिसमें विश्व की समस्त भौतिक संरचनाएं आ जाएगी, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, वहां की जलवायु। दूसरा भारत का भूगोल, जिसमें हमारे भारत के जलवायु, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीसरा है प्रादेशिक
प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम राज्य से संबंधित भूगोल उसका अध्ययन करेंगे। राज्य में जो भी भौगोलिक संरचनाएं हैं उनका अध्ययन हम किस में करेंगे? प्रादेशिक भूगोल में। जैसे हमारा राजस्थान का भूगोल, वो कौन सा है? प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहले हम भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे, उसके उपरांत हम राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये देखा कि ज्योग्राफी से भारत का भूगोल की शाखा कैसे निकल के आती है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है भारत का भूगोल का सामान्य परिचय, उसका हम अध्ययन करते हैं। देखो साथियों, भारत का भूगोल, इसका फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो इसका सामान्य परिचय से संबंधित आता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत का नाम कैसे पड़ा, इसकी अवस्थिति, इसका क्षेत्रफल, पड़ोसी देश के साथ इसका संबंध। ठीक है, ये हम भारत का भूगोल के सामान्य परिचय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छोटा टॉपिक, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें से कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे RS का हो चाहे पटवारी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें। कोशिश करूंगा कि एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाऊं। शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल सामान्य परिचय में पहला पढ़ते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो भारत के दो तरह के नाम है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक नाम, दूसरा अनौपचारिक। देखो, औपचारिक नाम क्या है? औपचारिक नाम वह है जिसका उल्लेख किसी प्रामाणिक पुस्तक में लिखा हो। ठीक है, जैसे भारत का नाम हमारी जो प्रामाणिक पुस्तक संविधान है उसमें उल्लेखित है। ठीक है, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। तो दो नाम निकल के आते हैं, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। तो पहला नाम तो क्या आ गया? इंडिया। दूसरा नाम क्या निकल के आया? भारत। ठीक है, तो ये दो नाम हमारे भारत के औपचारिक नाम हो गए, इंडिया और भारत। भारत नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? भारत। इसका नाम क्या पड़ा है? भारत। ठीक है, तो ये दो नाम हो गए। अब अनौपचारिक नाम। अनौपचारिक नाम वे नाम है जो किसी प्रमाणित पुस्तक में जिनका उल्लेख नहीं होता है। उसी प्रकार के होते हैं जैसे हमारा एक औपचारिक नाम होता है और दूसरा अनौपचारिक, जो कि हमारे घर वाले प्यार से हमें पुकारते हैं, वो हमारा अनौपचारिक नाम हो गया। और जो डॉक्यूमेंट्स में हमारे जो नाम चलता है वो औपचारिक नाम है।
इसी आधार पर भारत के भी कई अनौपचारिक नाम है, जैसे आर्यवर्त, भारतवर्ष। देखो ये दोनों नाम हैं जो वेदों में उल्लेखित है, ठीक है। आर्यवर्त और भारतवर्ष वेदों में ये नाम उल्लेखित है। जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, दो नाम और देखिए। नाभिवर्ष, ठीक है। और एक चाइनीज नाम तियानजू, ठीक है। ये हमारे भारत के अनौपचारिक नाम हो गए। तो इस प्रकार हमने भारत का भूगोल सामान्य परिचय में भारत के नाम किस आधार पर पढ़े वो हमने देखा। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति, भारत की लोकेशन क्या है। आप इन्हें साथ के साथ समझते हुए उतारते चले, ठीक है। यदि फिर भी नहीं उतार पाते हैं तो इस वीडियो को पुनः आप देख सकते हैं। अवस्थिति, अब हम भारत की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम ग्लोब की बात करें तो भारत अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के आधार पर भारत पूरी देशांतर में स्थित है, ठीक है। ये ग्लोब है, ठीक है। ये तो इनकी अक्षांशीय स्थिति होगी, ठीक। और ये इसकी देशांतरीय स्थिति होगी। मैंने आपको बताया भारत ग्लोब पर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, इसके उत्तर में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, इसका दक्षिण भाग दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। ये 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा, ठीक है। तो इसके पूरी देशांतर पर, तो इसका मतलब भारत की लोकेशन इस गोलार्ध, ठीक है। यदि देखा जाए तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलो देखते हैं आगे। अक्षांशीय, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है,
ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी देशांतर में, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ग्लोब पर क्या स्थिति बन जाएगी? ग्लोब पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब हम अक्षांश और देशांतरीय स्थिति देखते हैं कि भारत कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति देखिए, भारत है जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कितने डिग्री अक्षांश से? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। ठीक है, तो इसका विस्तार कितने डिग्री अक्षांश से हो गया? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखिए, एक कंफ्यूज की स्थिति यहां बनती है। आप एक अक्षांश और पढ़ते होंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिए साथियों, वो स्थिति तब बनेगी जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति क्या है। मुख्य भूमि का मतलब है जो ये आपको बाउंड्री दिख रही है, ये इसकी मुख्य भूमि है। ठीक है, लेकिन जो हम ये बात करें, ये संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति है, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप, ये सभी आते हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। यदि भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछे और दोनों ऑप्शन है, 6 डिग्री 45 भी है और 8 डिग्री 4 भी है, तब आपको कौन सा टिक लगाना? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तब आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बताना है। ठीक है, वो हम जरूर आगे देखेंगे। अब इसकी देशांतरीय स्थिति देखिए। देशांतरीय स्थिति, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर तक विस्तार। ठीक है, देखिए 6 डिग्री का है जो अपना ग्रेट निकोबार है, उसका दक्षिण बिंदु वहां से और
इंद्रकोल, वहां तक हमारा अक्षांशीय स्थिति है। ठीक है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये हमारा पूर्वी देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यहां तक यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिख के बताएं। आगे देखते हैं, यहां तक उतार लिया होगा आपने। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका देख लिए अक्षांशीय स्थिति। भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति। तो मुख्य भूमि कहां से है? कन्याकुमारी से और इंद्रकोल तक। ठीक, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, लिख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार। ठीक है, कहां से कहां तक विस्तार है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। तो अब मैं समझता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही स्थिति मैंने आपको बता दी है। आगे देखिए, देखिए भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु इंद्रकोल कहलाता है। इंद्रकोल कहलाता है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? पार्सन पॉइंट। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी बिंदु इंद्रकोल हो गई, और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कह दो या पार्सन पॉइंट कह सकते हैं। अब बात करें भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि कौन सी होगी? ये अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला दक्षिण बिंदु है, जो कि कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का
दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, तो हमने भारत की दक्षिणतम बिंदु वो देखा, उत्तर बिंदु देख लिया और मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु देख लिया। अब आगे देखते हैं अब हमने देखा कि इंदिरा कोल, ठीक है। अब ये इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु और इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। अब ये जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, भूमध्य रेखा से जो इंदिरा पॉइंट है वो कितनी दूरी पर अवस्थित है? 876, 8 7 6। ठीक है, 8 से उल्टी गिनती करते चले, 8 7 6, 876। अब आपने देखा उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल। अब ये कोल क्या है? कोल क्या है? कोल एक पर्वतीय दर्रा है। कोल एक क्या है? पर्वतीय दर्रा है जो कि दो कटकों की चोटियों के मध्य अर्धचंद्राकार रूप में होता है। ठीक है, समझिए कैसे। ठीक है, ठीक, ये हो गया कोई पर्वत। ठीक है, इन पर्वतों पर ये दो कटक, ठीक है, इन कटकों की जो चोटी है इसके मध्य जो ये अर्धचंद्राकार भाग है यही क्या कहलाता है? कोल। ठीक है, यही क्या कहलाता है? कोल, जो कि दो कटकों के मध्य अर्धचंद्राकार रूप में फैला होता है, यही कोल पर्वतीय दर्रा कहलाता है। इसे स्थानीय भाषा में लाबी कहते हैं, जैसे नाथुला, जालिपला। ठीक है, इस तरीके से ये पर्वतीय दर्रा हो गया। देखो साथियों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका एग्जाम की दृष्टि से कुछ छूटे नहीं। मैं नहीं समझता कि इससे भी गहराई में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप प्रीवियस पेपर किसी भी एग्जाम के देख लीजिए, आपको बाद में देखिए, पहले पढ़िए, फिर आप प्रीवियस पेपर उठाइए और उनका सॉल्यूशन कीजिए। आपको 100% इन्हीं में से वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप मेरे पर विश्वास रखिए। आगे देखते हैं इसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, पहले हम भारत के आकार की बात करें तो भारत का जो आकार है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आकार है, ये आपको किस प्रकार का दिख रहा है? ये आकार है चतुष्कोणीय। कैसा आकार है? चतुष्कोणीय। ठीक, भारत का आकार कैसा हो गया? चतुष्कोणीय।
कोणीय। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की पूर्व से और पश्चिम जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर से और दक्षिण इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो गई? 3214 किलोमीटर। अब हम बात करें इसकी स्थलीय सीमा। देखो, भारत की सीमा जल से भी घिरी है और स्थल से भी घिरी है। ठीक है, ठीक, जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, इसकी जो लंबाई है स्थल भाग की वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री तटीय सीमा भारत की समुद्री तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह तीनों शामिल है। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर में कौन कौन से शामिल है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और भारत की मुख्य भूमि। यदि हम बात करें भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय रेखा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा वो कितने किलोमीटर है? 5,422.6 किलोमीटर। भारत की जो ये जो सीमा आपको दिख रही है ये है 5,422.6 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक उतारिए। अब देखिए, जो भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है, वो 17 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा 17 राज्यों से लगती है।
ठीक है। जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा 9 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। ठीक है। अभी 9 राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हो गए। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो गए? 2 तो हो गए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी और चौथा दमन द्वीप। ये तटीय सीमा से लगते हैं। ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। भारत के तटीय राज्य व उनकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा तटरेखा की लंबाई। ठीक है। जो हमारे 9 तटीय राज्य है वह 4 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें सबसे अधिक किस राज्य की तटीय सीमा लगती है और किसकी कम लगती है वो देखते हैं। जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगती है वो है गुजरात। गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा लगती है और वो कितने किलोमीटर है? 1214.7 किलोमीटर। ठीक है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी तटीय सीमा 973.7 किलोमीटर। तीसरा राज्य आता है तमिलनाडु, इसकी तटीय सीमा 906.9 किलोमीटर। ठीक है। चौथा राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी तटीय लंबाई कितनी है? 652.6 किलोमीटर। देखिए, आपको कम से कम 4 राज्य याद करने हैं। कोई सा पूछे यदि गुजरात ऑप्शन में नहीं आए और आंध्र प्रदेश आ जाए तो आंध्र प्रदेश, दोनों में से कोई सा नहीं है तमिलनाडु, या फिर आरोही क्रम में पूछे तो आपको सीक्वेंस ध्यान रहना चाहिए। 5वें नंबर पे केरल आता है।
ठीक है, तो 4 तो आपको याद करने। अब वह राज्य है जो सबसे कम तटीय सीमा बनाता है, वो है गोवा। देखिए, वह राज्य जो सबसे कम तटीय सीमा बनाता है वो गोवा। सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। ठीक है, अब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा बनाता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन बनाता है और ऑप्शन में आ जाए केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तो आपको क्या करना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, वो ये नहीं पूछा है कि राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे अधिक तटीय सीमा कौन बनाता है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसकी जो लंबाई है वो है 1962 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई कितनी है, 1962 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भारत के सामान्य परिचय में भारत का नाम किस तरह पड़ा है वो देखा, इसकी अवस्थिति देखी, इसका क्षेत्रफल देखा, इसके स्थलीय सीमा और तटीय सीमा देखी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, जो 0 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि हमारे भारत का मानक देशांतर है, वो कितने राज्यों से गुजरता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप अगली क्लास ले सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।